दोस्तों ये है हमारा पार्ट 3 जिसमें हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला में बेसिकली आपने क्या पढ़ना है, जो आपके स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, वोवल बोलते हैं इंग्लिश में। एंड व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, जो आपने सुने होंगे। वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, और बाकी उन सबको छोड़ दोगे आप तो बाकी हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार से अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी वर्णमाला की अगर बात करते हैं, तो स्वर और व्यंजन, ठीक है, इसकी परिभाषा, भेद और इसके उदाहरण सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट इसका एक स्ट्रक्चर होगा जिसके तहत किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ पे हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हम वर्णों की बात करें, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णों की माला, यानी कि वर्णमाला। जैसे मैंने अ लिख दिया, फिर अ लिखा, फिर ई लिखा, फिर बड़ी ई लिखा, है ना, तो ये सब क्या है, ये है आपका पर्टिकुलरली कि मैंने इसको एक व्यवस्थित समूह में लिखा हुआ है ना। अब मैं ऐसा तो नहीं होगा मैं ज्ञा पहले लिख दूंगा, फिर मैं आ लिखूंगा, फिर मैं ई लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। तो जो अल्फाबेट होते हैं, जो वर्ण होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी भाषा के सभी ध्वनियों का समावेश होता है। जो हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियां हैं, आ ई का ख ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। 52 क्या होते हैं इसमें टोटल, वर्ण होते हैं, जिसे दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, एग्जाम में आता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। टोटल 52 वर्ण होते हैं। 52 इसमें क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। ओके, स्वर और व्यंजन, इन दोनों चीजों को अगर हम छोड़ दें, अगर हम इन दोनों चीजों को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पढ़ना है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, ये वह होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ना ही स्वर में आते हैं, ओके, ना ही ये व्यंजन में आते हैं, ना ही पूर्ण स्वर, ना ही पूर्ण व्यंजन। ओके, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। स्वर नहीं होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार होता है अंग, जिसको हम बोलते हैं अंग, और विसर्ग जो होता है ना, अहा, आपने सुना होगा, अंग और अहा लास्ट के दो जो अक्षर होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अंग जो होता है ना, ये मात्राओं के ऊपर लगता है या फिर नीचे लगता है कई बार। विसर्ग को हम मात्रा जो हमारी होती है या फिर जो हमारे अक्षर होते हैं उनके बाद में लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, विसर्ग को मैंने यहाँ पे समझा रखा है, ये वाला जो है मैंने यहाँ पे समझा रखा है। विसर्ग क्या होता है भाई, ये जो आप दो बिंदु देख रहे हैं ना, आप रामः, प्रातः, अतः, संभवतः, इन सभी में आप दो बिंदु लास्ट में देख रहे हो एक अक्षर के बाद में, तो ये क्या है, एक विसर्ग है। समझ में आया, ये एक विसर्ग है। अब जब मैं अनुस्वर की बात कर रहा हूँ, अनुस्वर क्या होते हैं, ये देखो अनुस्वर, यहाँ पे मैंने आपको बताया। ओके, और अनुनासिक, अनुस्वर देख लो, ये बिंदी जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, ये जो बिंदी होती है, ये स्वरों के बाद आने वाले व्यंजन पे लगती है, जैसे पंचायत, प न, ठीक है, ना की मात्रा इन्होंने ऊपर लगा दी, ना कहीं है नहीं लेकिन प के बाद है वो। ठीक है, रंग, रंग हो गया, अंतिम हो गया, आधा ना लग गया, आधा ना हो गया रंग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्णों के बाद में एक बिंदी ऊपर लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसको, हमने इस चीज को यहाँ पे इसके बाद लिख दिया है। ठीक है, तो ये होता है अनुस्वार, जो होती है ऊपर एक बिंदी, चंद्र बिंदु जो ऊपर लगता है ना, जैसे आंख के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, चांद के ऊपर लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, जो बिंदी ऊपर लगी, तो सिर्फ मात्रा बोल रहा हूँ, ये आ और खा नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मात्रा ऊपर लगी हुई है ना, इसे बोलते हैं अनुनासिक। और जो अगर एक ही ऊपर बिंदी होगी तो हम बोलेंगे उसे अनुस्वार। ठीक है, ये समझ में आया। विसर्ग मैंने आपको बता दिया, जब मात्राओं के पीछे जो लगते हैं ना, यहाँ पे सबसे जो लास्ट के दो डॉट हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह वर्ण भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे आ गया स्वर। स्वर की बात करते हैं, वो मैंने आपको इसलिए पढ़ा है क्योंकि वो ना ही स्वर्ग में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ण जो होते हैं वो दो भाग में होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं। देखो, जो स्वरों की संख्या वैसे तो 11 है, यदि हम अंग और आहा, ये जो आप देख रहे थे ना अनुस्वार ऊपर, अंग और आहा को भी जोड़ दे तो ये स्वर 13 हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती है जो बिना रिकॉर्ड के बाहर आती है, जैसे ई उ, इसमें कोई भी रुकावट नहीं हो रही है, कहीं भी हम रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, इनका उच्चारण बिना किसी व्यंजन, इसमें किसी का, आ में आप का नहीं लगा रहे लेकिन का में आ लग रहा है। समझ में आ रहा है बात को, आ में आप का नहीं लगा रहे हो लेकिन का बोलते वक्त आ निकल रहा है मुंह से, लेकिन निकल रहा है का। ठीक है, तो यहाँ पे आ
आ, ई, ऊ, इन सभी में किसी भी व्यंजन की आप सहायता नहीं ले सकते, मतलब नहीं लेंगे। और ये स्वर होते हैं, स्वरों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है, जैसे अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, है ना, ए हो गया, ओ हो गया, इन सभी को आप स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यंजनों को जोड़ते हैं और उन्हें अर्थ देते हैं। ये क्या करते हैं, जो स्वर होते हैं ये लगते हैं व्यंजनों के साथ, जैसे काम, काम। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने बड़ा आ कहाँ लगा दिया, इसके बगल में लगा दिया एक डंडे के हिसाब से, है ना, बड़ा आ की मात्रा लगाई तो ये बन गया काम। ओके, मैंने का के बाद क्या लगाया, आ लगाया। समझ में आया, तो व्यंजन क्या है, का व्यंजन है। आ से लेकर जो अह होता है, अंग, और ये आपने आहा देखा, ये सब स्वर में आते हैं। और क से लेकर ज्ञा तक किस में आते हैं, व्यंजन में आते हैं। समझ में आ गया, अ से लेकर अह तक स्वर में आते हैं, कहाँ से लेकर, आ से लेकर अह तक, है ना। और अगर मैं व्यंजन कहूँ तो व्यंजन कहाँ तक आते हैं, का से लेकर ज्ञा तक। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अगर मैं अह, अंग और आह को भी जोड़ दूं तो ये 13 स्वर हो जाते हैं, नहीं तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। और अगर मैं आ से लेकर अह तक लिखूंगा तो आ को छोड़कर सभी, जैसे यहाँ पे आ, ई, ऊ, ऋषि, री बोलते हैं इसको, ए, ओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दो, आ को छोड़कर जो सभी है ये मात्राएं, ये सभी क्या है, ये मात्राएं होती है। ओके, ये सभी क्या हो गई, यहाँ पे मात्राएं होगी, तो ये ध्यान देना, एग्जाम में आता है, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें जोड़ा हुआ है। अ को छोड़कर ये जो सभी जो मात्राएं, ये जो सभी हैं, ये क्या है, जो ये जितने भी हैं 10 जो इतने भी है स्वर हैं, इन सभी, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। ये जो छोटा है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ओके, स्वरों के भेद, 4 भेद होते हैं। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर उच्चारण करते समय हमें कितना समय लगता है, प्रयत्न कितना हम उसके प्रयास कर रहे हैं, मुखाकृति यानी मुख की जो आकृति होती है उसके आधार पर, और ओष्ठ ये जो हमारा होठ होता है ना उसकी आकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं। ठीक है, स्वरों के भेद 4 हैं, किसके, उच्चारण समय के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, मुख की आकृति के अनुसार या फिर होठ की आकृति के अनुसार। अगर मैं उच्चारण समय के अनुसार अगर यहाँ पे आधार पे बात करूँ तो ह्रस्व स्वर, ये एग्जाम में आता है बहुत बार। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और र, बेसिकली कितने हो गए, ये क्या हो गए, छोटे अक्षर। ये क्या हो गए यहाँ पे, छोटे अक्षर हो गए। इन्हें उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर ये हो गए बड़े अक्षर। ठीक है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। जैसे अ को हम आ बोलेंगे, ई को हम बड़ी ई को ई बोलेंगे, ऊ को हम बड़ा ऊ बोलेंगे ना, मतलब ऊ बोलेंगे। ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, इनमें ज्यादा समय लग रहा है ह्रस्व स्वर के मुकाबले। ह्रस्व स्वर कितने हैं, सिर्फ 4 है, याद रखना। छोटा आ, अब मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, छोटी ई और छोटी ऊ, और री तो होता ही है। ओके, यहाँ पे संयुक्त स्वर, दो स्वरों से मिलकर एक स्वर का अगर निर्माण हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। ए, ओ। ठीक है, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर, ध्यान देना। दीर्घ स्वर होते हैं बड़े अक्षर, ह्रस्व स्वर होते हैं छोटे अक्षर, संयुक्त स्वर होते हैं जो 2 से ज्यादा स्वरों से मिलके बनते हैं। लुप्त स्वर जिसे हम बोलते हैं, अभी ये पढ़ाते तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इनको ऐसा स्वर मानते हैं, इनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता, सिर्फ संस्कृत में होता है। जैसे ओम आप बोलोगे ना, पूरा यहाँ पे चलता रहेगा, राम, मतलब बहुत अगर लंबा अगर आप बोलो, जैसे ओम बोल रहे हो, ठीक है, राम बोल रहे हो, तो वो क्या होता है, लुप्त स्वर, बीच में लुप्त हो जाते हैं स्वर। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर अगर आप देखोगे, यानी कि प्रयास आप जितना कर रहे हो, आप किस प्रकार से आप उसमें शक्ति लगा रहे हो, तो अग्रस्वर और पश्व स्वर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, और मध्य स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और और यहाँ पे पश्व स्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं, जिनमें जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे जाता है। जीभ का जो आगे वाला भाग है, अगर का मतलब आगे होता है, याद है ना, अगर का मतलब आगे होता है, जीभ का आगे वाला भाग क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे ई, ए, अगर आप बोलोगे तो आपकी जीभ का आगे वाला भाग जो है वो ऊपर नीचे हो रहा होगा। ठीक है, सबसे आगे वाला भाग। पश्व स्वर में जिस स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो पीछे वाला भाग है ना, वो सामान्य स्थिति से उठ जाता है। जैसे आप ओ बोलो, ओ, तो आपका जो पीछे वाला भाग है जीभ का वो ऊपर उठ जाएगा थोड़ा। ऊ, है ना, ऊ बड़ा ऊ, ओ, ठीक है, ओ, ये समझ में आया आपको। आप जब अपने साथ में इसको बोलोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पश्व स्वर क्या हो गए, जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग वो उठ जाता है, थोड़ा सा उठ जाता है। जैसे ओ बोलो आप, तो आपका जो जीभ का पीछे वाला भाग है वो थोड़ा सा उठ जाएगा। मध्य स्वर क्या होते हैं,
इसके हिंदी में जो आ होता है स्वर, केंद्रीय स्वर है, ठीक है, यानी कि सबके साथ आता है ये, ठीक है। जब आपकी जीभ का मध्य वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, मध्य स्वर, अ, ठीक है। तो अ बोलोगे आप तो मध्य वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा किसी भी चीज में जिसमें आ लगा हो, ठीक है। मुख की आकृति के हिसाब से होता है समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है जब आपका मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे ई आप बोलोगे तो आपका मुंह ज्यादा नहीं खुलेगा, बहुत कम मुंह खुलेगा, तो हम इसे बोलते हैं समृद्ध स्वर। जैसे ई ऊ बोलोगे तो आपका मुंह ज्यादा नहीं खुलेगा। अद्र समृद्ध, ठीक है, यहाँ पर आपका मुंह थोड़ा सा खुलेगा, ठीक है, किसके समृद्ध के संगृत के अपेक्षा थोड़ा मुंह ज्यादा खुलता है। जैसे ए ओ बोलोगे आप तो थोड़ा सा मुंह आपका ज्यादा खुलेगा, थोड़ा सा मुंह, ठीक है। इसमें तो मुंह खुलता नहीं है, बहुत कम खुलता है, ना के बराबर खुलता है, इसमें थोड़ा सा मुंह खुलता है। ए और ओ बोलने में विवृत, ठीक है, मुख पूरा खुल जाता है। समझ में आ गया? आपका मुंह जो है पूरा खुला, जैसे आप आ बोलो तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा, ठीक है। आप आ बोलोगे तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा। अद्र में आपका मुख थोड़ा सा खुलेगा। और जो आपका ये वाला है समृद्ध, इसमें ज्यादातर मुंह नहीं खुलता है। ई मतलब जैसा मुंह है आपका वैसा ही रहेगा। अद्र विवृत, ये हो गया विवृत, है ना, ये हो गया अद्र विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे आपने अ बोला, जैसे आपने आ बोला था तो आपका पूरा मुंह खुल गया, लेकिन आप आ बोलोगे तो आपका मुंह आधा खुलेगा, है ना, आपका मुंह अब आधा खुलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। समृद्ध में आपका मुंह नहीं खुलेगा, बहुत कम खुलेगा, ना के बराबर। अर्ध समृद्ध में आपका थोड़ा सा मुंह खुलेगा, ए और ओ बोलोगे तो आपका थोड़ा सा मुंह खुलेगा, मतलब कि इसमें आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा समृद्ध के हिसाब से। विवृत में आपका मुंह पूरा खुल जाएगा, आ बोलोगे। अदर विवृत में आपका मुंह आधा खुलेगा। समझ में आ गया? जैसे ए ओ बोलोगे आप तो आपका मुंह आधा खुलेगा। अब यहाँ पे हम हमारी होठ की आकृति के हिसाब से, ठीक है, हमारी होठ की आकृति जब हम कुछ बोलते हैं तो उसकी आकृति कैसे बनती है, ठीक है। जैसे होठों की आकृति जब गोल हो जाए, जैसे ऊ बोलोगे तो आपके होठ गोल हो जाएंगे, आप बोल के देखो, बड़ा ऊ ओ तो आपके होठ आगे को जाकर गोल हो रहे, तो ये क्या बन जाएंगे, वृत्ताकार, ठीक है। अवृत्ताकार जिसमें होठ क्या होंगे, पर आपकी जो होठों की आकृति होगी अवृत्ताकार होती है, यानी कि जैसे वो गोल नहीं होंगे, अवृत्त है ना, अवृत्त का मतलब होता है वृत्त नहीं होंगे। जैसे कि ई ए आपका इसमें कोई भी मुंह में गोल नहीं बना, वृत्त नहीं बना। वृत्त का मतलब होता है गोल, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। वृत्त को हम लोग सर्कल भी बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो वृत्ताकार में आपका मुंह गोल हो जाएगा, तो ऊ ओ बोलो तो आपका मुंह वृत्त हो गया। अवृत्ताकार में आपका मुंह गोल नहीं हुआ, नॉर्मल वैसे ही रहा। उदासीन में, ठीक है, आपके होठ उदासीन रहेंगे, होठों में कोई हलचल नहीं होगी। समझ में आया? जैसे आप अ बोलो, अ में आपके होठ नहीं हिले, ठीक है, आ में आपके होठ नहीं हिले, तो जैसे कि यहाँ पे आपका अ था, पर्टिकुलरली आ में आपको कोई भी मुंह यहाँ पे नहीं खुलता है ना, जैसे आपने मध्य स्वर में देखा था, है ना, यहाँ पे आप अ लगा है तो आ में आपका क्या हो जाएगा, आ में आपका कोई भी यहाँ पे मुंह नहीं खुलेगा, ना ही आपके होठों में कोई भी हलचल होगी। आप यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं, वृत्ताकार, जब आपका होठ गोल हो जाए आगे से बोलते वक्त, ऊ ओ, आवृत्ताकार में जब आपके होठ जो होते हैं वो गोल नहीं होते हैं, वो हलचल तो करते हैं लेकिन गोल नहीं होते हैं। उदासीन में होठों में कोई हलचल नहीं होती है, जैसे अ बोलोगे आप, ठीक है। ये हो गया अब स्वरों के उच्चारण स्थान, आप स्वरों को कहाँ से बोलते हो। अ और आ, कंठ का मतलब होता है, ये दिख रहा है आपको गले का भाग जहाँ पे कंठ होता है आपके, इसे हम बोलते हैं कंठ। आहा भी आता है इसमें, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो। ई और ई, तालुव्य। तालुव्य आपका कौन सा होता है भाई, ये जो आपका गले के ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, आपकी जीभ का सबसे पिछला वाला भाग, ठीक है। ऊ और ओ ये आपका हो गया ओष्ठ। ओष्ठ क्या होता है आपका, होठ। री, इसे हम बोलते हैं दंत, यानी कि दांतों में री फंसता है, ठीक है। ए और ए, कंठ तालव्य। कंठ का मतलब होता है आपके ये वाला कंठ, और तालव्य का मतलब होता है यहाँ पे आपका जीभ जो हो गया आपका, ओके। तालव्य आपका जीभ का पीछे वाला भाग, ओके। तो कंठ और तालव्य दोनों से अगर आप बोलोगे तो ए जैसी आवाज निकलेगी। कंठ का मतलब ये वाला भाग, गले का सबसे निचला भाग। तालुव्य गले से थोड़ा ऊपर वाला भाग, जहाँ से मुंह शुरू होता है, ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, कंठ प्लस तालु, ए और ए, ओके। कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ ये आपका कंठ प्लस ओठ, जो आपका ये है आपका कंठ और ओष्ठ, जो आपका ये है ना आपका कंठ और ओष्ठ, ठीक है। तो कंठ ओष्ठ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ और ओ,
ठीक है। ओ और औ, अंग जो होता है आपका वो नासिक्य में भी आता है, ये चीज आप लोग ध्यान देना, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नासिक्य मतलब है जैसे आप नाक से बोलते हो, अंग, अंग में आपका नाक से हवा निकल रही है ना, तो ये नाक से बोले जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है नाक। ओके, जैसे मैंने आपको कंठ ओष्ठ बताया था, है ना, जो आपको कंठ ओष्ठ है ये कौन सा है, और ओ, कंठ ओष्ठ कहाँ से निकल रहा है, ये जो आपका कंठ है यहाँ से, और होठ जो है आपका, ये आपका होठ आ जाएगा, कंठ और ओठ से क्या निकल रहा है, ओ और ओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ओस्ट बताया था जहाँ से आपका क्या हो रहा है, होठ, होठ का प्रयोग हो रहा है बस, तो ये क्या है आपका सिर्फ होठ। ओके, फिर यहाँ पे मैंने आपको दंत ओष्ठ बताया था, ये आपका वाह में आएगा, इसमें कोई स्वर नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नासिक्य, नासिक्य में जहाँ पे आपका क्या का प्रयोग हो रहा है, नाक का प्रयोग हो रहा है। कंठ और तालु, कंठ का मतलब गले का नीचे वाला भाग, तालु मतलब जीभ का सबसे पहला भाग, या फिर जहाँ से आपका जीभ शुरू होती है, ए और ए। ओके, ये आपको बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। कंठ का मतलब आपका ये वाला भाग, कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग। ठीक है, और तालुव्य मतलब आपका जीभ का पहला वाला भाग, जीभ भी बोल सकते हो आप। ओष्ठ का मतलब होठ, दंत का मतलब दांत, कंठ का मतलब ये वाला, और तालु का मतलब जीभ, दोनों जगह से इसका इस्तेमाल होता है, कंठ और तालुव्य, है ना, ये दिख रहा है आपको कंठ और तालुव्य, ए और ए। ओके, ये हो गए आपके सारे के सारे स्वर, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, आपको ये पूरा का पूरा अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। बस आप सिंपली कैसे भी लर्न कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, कैसे लर्न करना है, कुछ लर्न नहीं करना है आपको, सिंपल, आपने ठीक है, ई ई, ऊ री, ए और ओ लिखना है, ये जो आपको सिंपल सा एक इसका क्रम है वो तो लिखना ही पड़ेगा। फिर आप सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होगे, कंठ से, यानी कि सबसे नीचे वाला भाग जहाँ से आवाज आती है, उसके बाद सबसे ऊपर वाले भाग, उसके ऊपर वाले भाग में आओगे, जीभ में आओगे, फिर जीभ के आगे क्या होती है, होंठ होता है ना, होंठ के आगे, फिर होंठ के बगल में, होंठ भी अगर आप नहीं करोगे, दंत तो वैसे आप ऐसे लर्न कर लेना साइड से नॉर्मली, लेकिन ओष्ठ के बाद आप क्या करोगे, कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालव्य, फिर से आप पीछे आ जाओ, फिर से आप थोड़ा सा ऊपर निकलो, कंठ और तालव्य, फिर आप आ जाओ कंठ में, फिर आप आ जाओ होठ में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपको कैसे भी लर्न करना है, कंठ तालव्य ओठ, ये तो आपको पता है, सबसे नीचे वाला भाग जीभ और होठ, ये तो हो गया, तो लर्न करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से आप स्टार्ट करो, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ, कंठ तालव्य कंठ ओष्ठ। ठीक है, कंठ तालव्य सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पे, और कंठ ओष्ठ आपका यहाँ पे आ जाएगा। नासिक के नाक से बोलते हैं, री को दंत से बोलते हैं, दांत से बोलते हैं। ओके, ऐसे लर्न कर सकते हो। व्यंजन, अब आ जाते हैं, स्वर खत्म हो गया, अब आपके व्यंजन आ गए। व्यंजन 33 होते हैं भाई, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। कौन कौन से होते हैं, क ख ग घ, छ छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, ना तो लास्ट में आएगा, प फ ब भ म, य र ल व श, श श ह त्र, आपका श त्र ज्ञ, ये होते हैं आपके व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से विभिन्न अवयव से निकलती है। जब हम व्यंजनों को बोलते हैं ना, जैसे मैंने छ बोला, ज बोला, ट बोला, तो मेरे मुंह से हवा निकल रही है, कभी जीभ से निकल रही है, कभी दांत से निकल रही है, कभी होंठ से निकल रही है। तो ये आप ध्यान देना कि इनमें रुकावट होती है, कहीं किसी चीज, कोई चीज इनको रोक रही होती है, जैसे स्पर्श हो रहा होता है, जैसे जीभ का दांत से, जीभ का आप बोल सकते हो होठों से, होठों का दांत से, अभी मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। व्यंजनों को अकेले उच्चारित नहीं कर सकते, जैसे मैं का बोल रहा हूँ तो आपको आ सुनाई दे रहा है ना, खा बोल रहा हूँ तो आ सुनाई दे रहा है, ग बोल रहा हूँ तो आ सुनाई दे रहा है, प बोल रहा हूँ तो आ सुनाई दे रहा है लास्ट में, है ना। तो हम कभी भी जो व्यंजन होते हैं इनको अकेले स्वर नहीं कर पाते। ठीक है, इनमें स्वरों के साथ जोड़कर उच्चारण किया जाता है, लेकिन इनको लिखते हैं वही हैं। अब व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ये एग्जाम में आता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। ओके, जो ये व्यंजन होते हैं इनको हम कहाँ कहाँ से बोलते हैं, सेम वही है। सबसे पहला आवाज निकलती है कंठ से, फिर जीभ में जाती है। ठीक है, फिर जीभ के पीछे वाले, बीच वाले भाग में जाती है, फिर दांतों में जाती है, फिर होठ में जाती है। अगर हम मुंह से स्टार्ट करते हैं ना, देखो ये मेरा गला हो गया, गले के बाद यहाँ पे मेरी जीभ स्टार्ट हो गई, जीभ के बाद मेरे बीच वाला भाग आ गया, फिर मेरे दांत आते हैं, फिर मेरे होठ आते हैं। ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। फिर उसके बाद आप लर्न करोगे ये कचट तप, कैसे लर्न करोगे, क च ट, त और प, कचट तप। ओके, आप ऐसे करोगे कचट तप। ओके, तो ये हो गए का वर्ग में, ये हो गए च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और पा वर्ग में। ओके, ये वर्ग के अंतर्गत आने वाली उनकी पांच पांच व्यंजन है।
जितने भी ये वर्ग वाले व्यंजन है, कचट तप वाले व्यंजन हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी मुंह में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से चिपक रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहले कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ। अगर आप ऐसे विलन करोगे ये बनाकर, डायग्राम बनाकर, तो सबसे नीचे होता है कंठ। देन यहाँ पे फिर आपका होता है तालुव्य, यानी कि जहां से आपकी जीभ स्टार्ट हो रही होती है। मूर्धन्य आपके जीभ वाला पहला भाग, जीभ का बीच वाला भाग। ओके, दंत आपके दांत, और ओष्ठ आपके होठ। ओके, जैसे आपका गले में उत्पन्न ध्वनियाँ, मुंह के ऊपरी भाग में जहाँ से आपकी जीभ स्टार्ट होती है, ये आपका तालू का ऊपरी हिस्सा, जो आपकी जीभ होती है उसका बीच वाला भाग, दांतों के पास से, होठों के पास से, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना बताया। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। ये जो वर्ग होते हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन में आ गया। जितने भी ये वर्ग हैं, वर्ग कचट तप वर्ग है, ये वर्ग, इनको हमने इसलिए बोला है क्योंकि ये जो वर्ग है, जब इनका उच्चारण हम करते हैं, इनके वर्गों में से जो जितने भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो वो स्पर्श हो रहे होते हैं किसी चीज से, किसी चीज को छू रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्पर्शी व्यंजन हम इनको बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम में आता है। स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं? का से लेकर पा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, यारला व। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ये वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। स्वर हो गए, ठीक है, और व्यंजन हो गए, है ना, ये मैंने आपको बताया था। स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर हो गए आ से लेके अह तक, और व्यंजन हो गए आपके क से लेके ज्ञ तक। स्वरों और व्यंजनों के बीच में जो भी होते हैं, इनके बीच में आप यही वर्ड सुनोगे, बीच में इनका उच्चारण होता है य, र, ल, व। ठीक है, ये होते हैं, और इनको स्पर्शहीन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो कोई भी चीज टच नहीं हो रही थी किसी चीज से। आप य बोलो, य, र, ल, व। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे स्पर्शहीन क्या कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म संघर्षी, श, 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 ह। था, ये सा 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 हा आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। था के नीचे बिंदु वाला, झा के नीचे बिंदु वाला, जा के नीचे बिंदु वाला। ठीक है, ये कौन से व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करते समय वायु संघर्ष पूर्ण से, संघर्ष रूप से, यानी कि जो हवा होती है उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है बाहर आने के लिए, श। ठीक है, श। और जब वायु गर्म निकल रही है, गर्म वायु बाहर निकलती है ना, तो श, 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 हा बोलोगे आप, तो हवा को निकलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी चीज में हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हवा उसमें बहुत संघर्ष करके बाहर आ रही है। संयुक्त व्यंजन, जैसे मैंने आपको बताया था, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से थे? ऊपर अभी आपने देखा था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये हो गया आपके यहाँ पे संयुक्त स्वर, ए ओ ओ। जैसे यहाँ पे संयुक्त स्वर थे ए ओ ओ, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलके बने थे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम संयुक्त व्यंजन देखेंगे, तो श, त्र, ज्ञ और श। श किससे मिलके बनता है? का और शा से मिलके बनता है। त्र किससे मिलके बनता है? ता और रा। ज्ञ किससे मिलके बनता है? ज और ण। श किससे मिलके बनता है? शा और र से। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं कई बार, ये याद रखना, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से थोड़ा ढंग से याद कर लेना। देखो, ये त्रा याद हो जाएगा, ता और रा। गा भी याद हो जाएगा, जा और या। ठीक है, इसको तो ऐसे याद कर लेना कि हम मैंने जा को ऐसे आधा कर दिया और फिर बाद में इसको ऐसे आगे मोड़ दिया, जा और जा, ऐसे याद हो जाएगा। त्रा में तो तारा अपने आप ही आ रहा है। श जो होता है का और शा, इसको ढंग से करना पड़ेगा। और श में आपका शा और रा। ठीक है, ऐसे आपको लर्न करना पड़ेगा। दो स्वरों से मिलकर ये व्यंजन बनते हैं, दो स्वरों से मिलकर, दो व्यंजनों से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, स्वर तो ऊपर हो गए, तो ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, इन दोनों से मिलकर क्या बनाया मैंने? श बनाया। ओके, तो संयुक्त व्यंजन क्या हो गए? जो दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था क वर्ग के का, घ, ग, घ, ढ, ये कंठ यानी कि हमारे गले से बोले जाएंगे। ओके, च, छ, ज, झ, झ, च, छ, ज, झ, और ये आपका तालुव्य, यानी कि आपका जो जीभ जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से बोला जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धन्य, यानी कि आपका जो जीभ वाला बीच वाला भाग है वहां से बोला जाएगा। त, थ, द, ध, न, दांतों से बोला जाता है, दांत में इसका स्पर्श होता है जीभ का। प, फ, ब, भ, म आपके होठों का इस्तेमाल होता है। ओके, अब यहाँ पे आपने समझना है, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। अल्प प्राण
सर सारी बस मैं इन वर्गों की बात कर रहा हूँ, हम लोग सिर्फ इन वर्गों की बात करेंगे इन चारों में। ठीक है। अल्प प्राण क्या होते हैं? ठीक है, अल्प प्राण में आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अल्प प्राण बेसिकली सिंपल सी चीज है कि अल्प प्राण हर वर्ग के जितने भी ये क्या है व्यंजन है, इन व्यंजनों के पहला, तीसरा और पांचवी ध्वनि क्या होती है आपकी? अल्प प्राण होती है। तो क ख ण आपके क वर्ग में, च ज और य आपके च वर्ग में, ट ड़ और ण ये आपका किस वर्ग में है? ट वर्ग में। त वर्ग में त, द और न ये आपके अल्प प्राण हो गए। प वर्ग में प, ब और म ये आपके अल्प प्राण हो गए। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा क्या होते हैं। महाप्राण होते हैं सभी वर्गों में, जितने भी ये वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, इन वर्गों की दूसरी और चौथी ध्वनि, दूसरी और चौथी ध्वनि क्या होती है? आपकी महाप्राण होती है। ठीक है, तो ख और ग पहले वर्ग में, छ और झ आपके च वर्ग में, ठ और ण ये जो आपका ण है ये आपका ट वर्ग में, थ और ध आपका त वर्ग में, फ और ब ये आपके प वर्ग में। ठीक है, ये आपके महाप्राण। अब अघोष में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, अघोष भी ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। अघोष में भी आपका सिंपली आपको क्वेश्चन आएगा कि आपने बताना है कि इनमें से अल्प प्राण ध्वनि, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अगर वहां पे ख दिया होगा तो आपने नहीं बोलना है, आपने क दिया होगा आपने क को टिक मार देना है। समझ में आ गया? और बस ये जो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष होंगे ये सिर्फ इन 5 वर्णों में ही होंगे, 5 वर्गों में ही होंगे, इसमें कुछ नहीं होते। ठीक है, इसमें नहीं होते, ये सिर्फ इनमें ही होंगे। अघोष पहली 2 ध्वनियाँ, हर वर्ग की पहली 2 ध्वनियाँ क्या किस में आती है? या आपकी किस में आएंगी? ये आपकी आएंगी अघोष में, पहली 2 ध्वनियाँ। और अंतिम 3 जो ध्वनियाँ होंगी ये किसके अंतर्गत आएंगी? घोष में। बस सिंपली इतना आपने करना है जो आपको याद करना है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी ध्वनि महाप्राण तथा घोष है ना? महाप्राण तथा घोष कौन सी होगी? महाप्राण होती है, आपको पता है। महाप्राण में कौन सी आती है? दूसरी और चौथी, है ना? महाप्राण में दूसरी और चौथी आती है, तो चौथी ये घा हो गई, ये क्या हो गई आपकी? महाप्राण भी है, दूसरी और चौथी। और साथ ही में ये घोष भी है। घोष क्या होते हैं? अंतिम 3 वर्ग। तो ये महाप्राण भी हुई और घोष भी हुई। ये एग्जाम में आता है, तो इसलिए आपको ऐसे भी लर्न करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे आपके घा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना? झा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, जैसे आपका ये भी पूछ सकता है ना इनमें से कौन सा अल्प प्राण और अघोष है। तो अघोष आपको पता है पहली 2 जो जितने भी व्यंजन हैं हर वर्ग में वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और अल्प प्राण क्या होते हैं? पहली और तीसरी और पांचवी ध्वनि होती है। अल्प प्राण क्या होते हैं? पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि। तो अल्प प्राण आपका पहला वर्ग है, तो यहाँ पे और क्या होता है? और यहाँ पे आपका ख आपका किस में आता है? महाप्राण में आता है। तो अल्प प्राण आपका क हो गया। ये आपका जो है ये पर्टिकुलरली अल्प प्राण भी है, ये आपका अघोष भी है, क्योंकि अघोष प्रथम 2 ध्वनियों को बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस में आते हैं। व्यंजनों के भेद पढ़ लो, इसके भी 4 भेद होते हैं। प्रयत्न यानी कि प्रयास के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन यानी कि कांप रहा है, अगर कंपन जो बोलते हैं कांपना, उसके आधार पर, श्वास यानी कि जो आपकी सांस है उसकी मात्रा कितनी निकल रही है, आपके सांस ज़्यादा निकल रही है कम निकल रही है, उसके आधार पर। जो मैंने आपको अभी अल्प प्राण और महाप्राण बताया था वो आपका इसी में आएगा। ठीक है, देखो अल्प प्राण क्या होते हैं? जिसमें कम वायु निकलती है। ठीक है, जैसे आपका ये वो वायु होती है या फिर ये वो व्यंजन होता है जिसमें ह नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवी ध्वनि ये किस में आती है? अल्प प्राण, जिसमें वायु क्या निकलती है? अल्प में आप ध्यान देना, जिसमें वायु सीमित निकलती है यानी कि कम निकल रही है। ओके, और महाप्राण में क्या हो गया? महाप्राण में आपका जो अधिक वायु निकलती है। महाप्राण जब आप इन शब्दों को बोलोगे, ख ख बोलो आप एक बार और क बोलो, क में आपकी ध्वनि कम निकल रही है, मतलब कि हवा कम निकल रही है। महाप्राण में आपकी ध्वनि ज्यादा निकल रही है, ख घ ग बोलो, ड बोलो, नहीं निकल रही है ना इतनी ध्वनि, मतलब कि हवा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हवा निकल रही है। तो बस हवा का चक्कर है इसमें, ज़्यादा और कम का। महा में ज़्यादा हो गया हवा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, महा का मतलब ज़्यादा होता है, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा हवा कर लेना आप लोग। संयुक्त व्यंजन, जब 2 अलग-अलग व्यंजन संयुक्त होकर अपना रूप बदल लेते हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, श्र, त्र, ज्ञ और व्या, अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक,
ठीक है। अनुस्वार अयोग वहा मैंने ऊपर ही बताया था आपको। अंग आहा ये अनुस्वार होते हैं। ओके। अनुस्वार और अयोग वहा, अनुस्वार अयोग वहा आपके अंग आहा हो गए। अनुस्वार आपका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, जैसे रंक पंख। ठीक है। अनुस्वार में आपकी अंग की मात्रा लगती है, नाक से हवा निकल रही है ना। और यहाँ पे नुस्वार याद रखना ना, अनुस्वार क्या होता है, नासिक, नासिक के व्यंजन जो नाक से निकलते हैं। अनुनासिक, इनका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से होता है, यानी कि आपका मुंह मुंह भी और आपका आपका नाक दोनों से हवा निकल रही है। जैसे हंसना, हंसना में नाक से भी आ रही पांच, मुंह से भी और नाक से भी हवा निकलेगी। ओके। ये आपके व्यंजन और कई वर्ड मैंने आपको बताया। स्वर तंत्रियों में कंपन, देखो जो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं इसमें सांस का प्रयोग होता है। स्वर तंत्रियों में घोष और अघोष, ये घोष और अघोष क्या होते हैं, यहाँ पे अब आप देखोगे जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका एक दूसरे के निकट होती है और निश्वास वायु निकालने में उसकी कंपन होती है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग की अंतिम तीन ध्वनियां जब आप बात करोगे, जैसे यहाँ पे प्रत्येक वर्ग की अंतिम तीन, ग बोलो ग, घ, ठीक है, घ, घिस रही है ना, घिसट हो रही है, यहाँ पे घर्षण हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे स्वर तंत्रियाँ आपस में कांप रही, जब कोई भी चीज घिसेगी आपस में, वो एक दूसरे को घिसेंगे, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे पर्टिकुलरली, ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे वो एक दूसरे का कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, जिसके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। और इस अघोष में क्या होता है, कोई भी कंपन नहीं होता। तंत्रियों में कंपन ना हो, प्रत्येक वर्ग की प्रथम दो ध्वनियां अघोष होती है। प्रत्येक वर्ग की प्रथम दो ध्वनियां, ये मैंने आपको बताया था अघोष। आपको सिंपली इतना अगर नहीं भी पढ़ना है तो आप इतना ही पढ़ सकते हो कि प्रथम दो ध्वनियां, है ना, मैंने आपको बताया जैसे क और ख, ये क्या हो गया, कंपन नहीं होता है। क बोलो कोई कंपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप ग बोलोगे तो यहाँ पे आपका ग बोलो तो आपका थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका घोष। जिसमें कंपन नहीं होगा वो हो जाएगा अघोष। उच्चारण, उच्चारण के आधार पर, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कंठ, तालुव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठी, ये मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ये आपको पता है। अब जिह्वा मूल्य पढ़ो। जिह्वा मूल्य क्या होता है, जिसका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है। जैसे को खो गो, मूल भाग का मतलब होता है पीछे वाला भाग, जहाँ से जीभ शुरू हो रही है। स्वर यंत्रमुखी, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुखी से होता है, जैसे ह, स, ठीक है। आप बस स्वर यंत्रमुखी मतलब जहाँ से स्वर का उत्पन्न होता है। ठीक है। बस आपको इतना याद नहीं रखना है, ये दोनों याद नहीं रखना है, मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ रखना। और दंत ओष्ठ में दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता है। वो फ, दांत में आपके होठ लग रहे हैं ना, तो ये दंत ओष्ठ हो जाएगा। ओके। अगर हम बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न का मतलब आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो। स्पर्श, जिस उच्चारण में मुख के दोनों भिंग अंग वायु उनके स्पर्श करती है, जैसे क बोलो, क च ट त प, आप याद रखना। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं, हर वर्ग का पहला अक्षर, हर वर्ग का पहला अक्षर किसमें आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है, क्योंकि क बोलते वक्त आपके दो चीजें आपस में क्या हो रही है, उन पे हवा लग रही है। संघर्षी व्यंजन, संघर्ष करना पड़ रहा है ना, आपकी जो हवा है उसमें उसको बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, हवा गर्म निकल रही है। ख ग श श श, ह, है ना, जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, देखो संघर्षी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था श श श ह, ये व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय वायु संघर्षपूर्ण संघर्ष रूप से बाहर निकलती है। स्पर्श संघर्षी, है ना, स्पर्श संघर्षी में क्या हो जाएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति होती है, जैसे च बोलो, पहले तो मुंह टच हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपस में दो चीजें घर्षण कर रही है। ओके। छ बोलो, छ, आपकी आवाज निकल रही है, फिर छ में आपका छ, जीभ और आपकी जो ऊपर वाला भाग है वो दोनों टच हो रहा है। ठीक है। नासिक्य, जो नाक से बोलते हैं, है ना, जिन व्यंजनों में उच्चारण में दांत, ओठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नाक से निकलती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, नासिक्य। न, न, म, ठीक है। पार्श्विक, पीछे, पार्श्विक का मतलब होता है पीछे। ठीक है। मुख के मध्य दो अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जैसे ल बोलोगे आप तो हवा कोई भी नहीं निकलेगी, ल, ल बोलने में हवा निकली नहीं निकली ना, तो दोनों मार्ग क्या हो गए, बंद हो गए। लुंठित व्यंजन, ठीक है, जिसमें जब आप बोलोगे तो आपकी जीभ मुड़ जाएगी, जीभ आपकी बेलन की भांति हो जाएगी, लिपट जाएगी, तो जैसे र बोलो र, तो र में आपकी जीभ मुड़ गई है ऊपर से। उच्छिप्त व्यंजन में उच्चारण जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, ये भी वही है उच्छिप्त।
अर्ध स्वर में जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का हो, य, य, ठीक है, अ और य के बीच में लग रहा है ना हमको, वो बोलोगे ना, अ और व के बीच में लग रहा है ना, व, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर और व्यंजन के बीच का है। स्वरों और व्यंजन, जैसे आपका मैंने आपको बताया था, अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञ तक, ये आपके स्वर और व्यंजन हो गए। इनके बीच में अगर कुछ आपको लगता है कि ये या बोलोगे आप, तो आपको वही लगेगा। अब आपको इतना याद नहीं रखना है, बस आपको इतना रखना है, पार्श्विक नासिक के बहुत बार आता है, जिसमें नाक का प्रयोग, नाक से हवा निकलती है, संघर्षी आता है और स्पर्शी आता है। स्पर्शी हर वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है। अल्प प्राण हर वर्ग का, वर्ग क्या थे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये वर्ग थे, ठीक है, ये वर्ग आपके सिर्फ 5 है। हर वर्ग का कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है। घोष में हर वर्ग का अंतिम 3 ध्वनियां और अघोष में प्रथम 2 ध्वनियां, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देना। ए जी याद करना, ए अघोष और जी से घोष, ठीक है। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो अपने अनुसार, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका व्यंजन। अब अंत में आता है हमारा इसका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई पूर्ण विराम, जब आपका वाक्य खत्म हो चुका है, जब आपका वाक्य क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, अब उसके बाद आप कुछ नहीं बोलोगे, आप नया पैराग्राफ इस्तेमाल करोगे, या फिर आप उसके बाद कुछ और बोलोगे जिसमें आपका नया वाक्य शुरू होगा, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, पूर्ण विराम का। अर्ध विराम का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो, जैसे वह कब आएगा, मैं नहीं जानता, है ना, वह कब आएगा, मैं नहीं जानता, दोनों ये वर्ड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। वो कौन, वो कब आएगा, वो कौन है मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जानता, ठीक है। तो जब आपको विराम से ज्यादा रुकना पड़े, है ना, अल्प विराम होता है, कॉमा। देखो अल्प विराम से ज्यादा जब आप रुक रहे हो, अल्प विराम में जब आप छोटा, मतलब आप कहीं रुक रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आप अल्प विराम में किसका प्रयोग करोगे, जब वाक्यों में आप क्षण भर की रुकावट के लिए इसका प्रयोग करोगे। क्षण भर का मतलब आप बहुत कम रुक रहे हो, जैसे आप, वह कौन है, मैं नहीं जान, वह कौन है, कहाँ है, ठीक है, वह कौन है, कहाँ है, तो कौन है के बगल में और कहाँ है, ठीक है, वह कौन है, कहाँ है, आप इसमें कम रुके, ठीक है। अर्ध विराम में आप क्या करोगे, वह कौन, वह कब आएगा, मैं नहीं जानता, तो आप अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुके तो हम उसे बोलते हैं अर्ध विराम। उप विराम, ठीक है। उप विराम क्या होता है, उप विराम में ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, आप किसी चीज़ की डिटेल बता रहे होते हो, किसी चीज़ को विस्तृत रूप से बता रहे होते हो, ठीक है। जैसे आप बता रहे होते हो ना कि निम्न कारण थे, किसी चीज़ के निम्न कारण थे, ठीक है, तो निम्न कारण में आप यहाँ पे फिर 1 2 लिखोगे, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, उप विराम का, ठीक है, किसी चीज़ को आप बता रहे हो। प्रश्नवाचक में आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो। योजक चिन्ह का आप इस्तेमाल कब करते हो, जब आप किसी चीज़ को ध्यान आकर्षण करना हो, ठीक है। जैसे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ना, मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे भारत एक देश है, जैसे पाकिस्तान एक देश है, जैसे नेपाल एक देश है, तो जैसे के बाद लिखा मैंने डैश करके, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक तरीके से मैं ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ, विशेष अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, ये आप करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। योजक चिन्ह आप किस लिए इस्तेमाल करते हो, ध्यानाकर्षण के लिए, ठीक है। निर्देशक या फिर योजक चिन्ह किसके लिए करोगे आप, जैसे आप पर्टिकुलरली वाक्यों में आपस में जोड़ने के लिए, सॉरी, ये जो आपका योजक चिन्ह है आप इसका इस्तेमाल कब करोगे, देखो एक होता है योजक, एक होता है निर्देशक। निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है, निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है, निर्देशक का इस्तेमाल आप कब करते हो, दोनों में आप समझ नहीं पाओगे ज़्यादा अंतर, जब आप किसी चीज़ को आप डिफाइन कर रहे होते हो। योजक, जो ये योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह होता है डैश, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हाइफन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइफन, और कई बार इसको हम डैश भी बोलते हैं, ठीक है। योजक हो गया आपका, तो वाक्यों में आपस में जोड़ने के लिए, जैसे भाई और बहन, भाई बहन आप जब बोलते हो तो बीच में आप क्या लगा रहे हो, डैश लगा रहे हो ना। माता पिता, रात दिन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देना, इन सब का इस्तेमाल आप किस, इन सब के बीच में आप क्या लगाते हो, योजक चिन्ह। एक होता है थोड़ा लंबा वाला डैश, जिसे हम बोलते हैं निर्देशक, इसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी पे विशेष ध्यान आकर्षण करवाना चाहते हो। कोष्टक का मतलब ब्रैकेट होता है, जब आप किसी चीज़ को स्पेशली आप कहीं पे उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, मतलब उस चीज़ को आप समझा रहे हो, किसी एक चीज़ को, ठीक है। कोष्टक में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हिंदी में लिखा मैंने कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मैं हिंदी में लिख रहा हूँ,
फिर मैं बगल में लिखूंगा यहाँ पे निगम। मैंने इसका मतलब आपको यहाँ पे समझा दिया। तो ये हो गया कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। अवतरण ये हो गया आपका ऊपर वाला, है ना, इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। जैसे अवतरण में आपका क्या हो गया, मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल हो गया, बहुत सारे हैं, जैसे आपके सुमित्रा नंदन पंत हो गया, है ना। जैसे आपका मैं बोलूँगा कामायनी किसकी रचना है ना, कामायनी किसकी रचना है। कामायनी में मैंने यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया, किसकी रचना है, किसकी रचना है। ओके। जैसे मैं कुछ एक वर्ड को डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ एक वर्ड को मैं यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज दे रहा हूँ, स्पेशल चीज़ें में मैं उसको विशेष महत्व दे रहा हूँ, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, अवतरण और उदाहरण चिन्ह। उदाहरण वो अवतरण और उदाहरण भी बोलते हैं कई बार एग्जाम में। विस्मयादि बोधक, जब मुझे थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हुआ, हाय ये कौन है, ठीक है। हुर्रे बोलते हैं ना हम लोग। और वाह, 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 ये मैं ये लगाऊंगा ये वाला चिन्ह, ठीक है। ये कौन है, वाह ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है, ठीक है। हाय, वाह, अरे, जैसे मैं लिखता हूँ अरे, अरे के बाद मैं लगाऊंगा ये वाला मार्क, जिसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। अरे वो कौन है, ठीक है। जैसे मैं चौंक गया, जिसमें मैं होता है चौंक जाना, ठीक है। लाघव चिन्ह, जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर के बगल में आप डैश लगाते हो, है ना। कैप्टन, एसएसपी, इन सब के बगल में आप डैश लगाते हो, ओके। डॉक्टर के बगल में आप डैश प्रोफेसर के बगल में आप यहाँ पे हल्का सा जो डैश लगाते हैं उसे हम बोलते हैं लाघव चिन्ह, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। ये एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है, संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए। हम क्या करते हैं, इसको शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। निर्देशक मैंने आपको वहाँ पे बता दिया, जब मुझे किसी चीज़ पे विशेष ध्यान आकर्षण करना है। विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह का इस्तेमाल आप किस में करोगे भाई, विवरण चिन्ह का इस्तेमाल आप किसी की डिटेल बता रहे हो ना, जैसे कितना, कितने पक्ष में होंगे, तो यहाँ पे आप डैश ऐसे लगाओगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप विक्रम, है ना। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, तो ये इतने पक्ष में, तो यहाँ पे आपने ये डैश लगाया, तो आपने विवरण दिया, आपने बताया इसके बारे में कि ये लोग हैं, ठीक है, विवरण हो गया। विस्मया चिन्ह या फिर त्रुटिपूर्ण चिन्ह, या जिसे हम हंस पद भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम हंस पद भी कहते हैं, त्रुटि विराम भी कहते हैं, एग्जाम में कई बार आता है। विस्मय, विस्मयादि बोधक तो ही हो गया। विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं, यानी कि आप कुछ चीज़ भूल गए हो, जब हम, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम है, मैंने इसके बीच में कुछ लिखना भूल गया, तो मैं एरो लगाऊंगा, राम कौन है इसके ऊपर लिख दूंगा, इसे मैं क्या बोलूंगा, हंसपद या फिर त्रुटिपूरक चिन्ह। ओके, ये एग्जाम में आते हैं। एक आपको और याद दिलाना, ये और बताता हूँ, तुल्य सूचक। तुल्य का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इक्वल करना। तुल्य सूचक यानी कि इक्वल टू के साइन को हम क्या बोलते हैं, तुल्य सूचक। एक होता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक क्या होता है, जब आप पेज के नीचे ऐसा देख रहे होते हो ना, किसी पेज के नीचे ये ऐसा क्रॉस साइन बना हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं समाप्ति सूचक। कई जगह डैश भी बना होता है, ठीक है, जैसे हमने आपने देखा होगा पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, ऐसे जगह डैश बना होता है। तो यानी कि ये पेज समाप्ति है। यहाँ पे कई जगह क्रॉस भी बना होता है, आपने कई सारी बुक्स में देखा होगा, लास्ट में आपका ऐसे ऐसे क्रॉस बना हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं समाप्ति सूचक, ठीक है। और तुल्य सूचक में आपका इक्वल्स टू का साइन आता है, बराबरी का साइन आता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा स्वर और व्यंजन, ओके।